Hello everyone, welcome back to my class, and this is the third part of chapter 2nd. Yesterday we have discussed about the non-cooperation movement, that how non-cooperation movement spread in different areas and why did Mahatma Gandhi decided to call off non-cooperation movement. Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement in 1922 because of the incident which took place in Chora Chori. He felt that the movement was turning violent in many places and there is a need of satyagrahis to be properly trained before they could be ready for mass struggle. लेकिन अब जो ज़्यादातर लीडर्स थे वो किसी भी तरह की नए स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं थे, वो थक चुके थे इस तरीके के मूवमेंट्स बार बार करके, और किसी ना किसी रीज़न से सभी मूवमेंट्स कॉल ऑफ कर लिए जाते थे। और दूसरी साइड जो मेन लीडर्स थे वो ये भी चाहते थे कि भाई वो पार्टिसिपेट करें काउंसिल इलेक्शंस के अंदर, और इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल पॉलिटिक्स में रहते ही within Congress they form a party that was named स्वराज पार्टी। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आया हुआ है 1 मार्क्स में कि हु फॉर्म स्वराज पार्टी, तो आंसर CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। लेकिन दूसरी ही तरफ आपके कुछ रेडिकल लीडर्स भी थे जो यंग थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो अब एक मास एग्रेसिव मूवमेंट चाहते थे जिसके थ्रू उन्हें कंप्लीट फ्रीडम मिल सके। तो जो भी ये इंटरनल डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रही थी, उसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ों ने बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न था दैट वाज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पर 1925-26 के जो ईयर्स थे, इस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे, और इन 1926 जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगे। और इन 1930 आफ्टर 1930 पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उनके प्राइसेस नीचे आ गए। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा फार्मर्स के ऊपर। तो ये सारी डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर हुई हुई थी। तो इनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल लिया जाए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट्स जो थी उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दैट्स वाई दे सेटअप साइमन कमीशन, यानी कि उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इंडिया के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स लाने के लिए एक कमीशन सेटअप किया, एंड दैट वाज साइमन कमीशन। इट वाज सेटअप इन 1927 बाय द ब्रिटिश एंड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको जो सेटअप किया गया था वो किया था 1927 में, बट इट वाज अराइव्ड इन 1928 एंड ही वॉज क्रिएटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, यानी कि जब वो इंडिया आया, साइमन कमीशन इंडिया अंदर आया था, उस टाइम पर उसका जो एक स्वागत किया था, उसको ग्रीट किया गया था, वो गो बैक साइमन के स्लोगन के थ्रू गया था। और इसके अंदर सारी ही पार्टीज़ इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऑल वर पार्टिसिपेटेड इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उसको वापस भेजने के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। Now the question is why Indians said go back Simon, उन्होंने इसको रिफ्यूज़ क्यों किया था? The main reason was कि उसके अंदर कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, दे ऑल वर ब्रिटिशर्स, यानी कि आपने इंडिया को चलाने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ही एक कमीशन बिठाया है, लेकिन आपने उसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया है, सारे ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से इसको बायकॉट किया गया था, इसके अगेंस्ट नारे लगाए गए थे। अब इतनी सारी
डिस्टरबेंस हो रही है कंट्री के अंदर, तो इसके लिए वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम पर इंडिया के वॉइस रॉय थे, उन्होंने एक लॉलीपॉप टाइप की देने की कोशिश करी इंडियंस को, और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाएंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि फ्यूचर में उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनके अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन उन्होंने इसका कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया। यानी एक अनाउंसमेंट तो कर दी कि आपको डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड होगा, लेकिन कब होगा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। और इसके लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की बात कही, लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। स्पेशली रेडिकल्स, अग्रेसिव लीडर्स जो थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो इनसे सहमत नहीं थे। और इस टाइम तक आते आते जो सीनियर लीडर्स थे या जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जा रहा था। दैट्स वाई इन December 1929, in the leadership of Jawaharlal Nehru, there was a Congress session in Lahore, और वहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की एक डिमांड रख दी। यानी कि उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हमें अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। और उसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 का दिन डिसाइड कर दिया कि इस दिन हम सारे ही लोग रावी रिवर के साइड में इकट्ठे होंगे और वहीं पर हम ओथ वगैरह लेंगे और अपना एक इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि आप इतनी बड़ी एक अनाउंसमेंट कर रहे हो और उसका कोई टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं। आपने दिसंबर में अनाउंसमेंट की है और जनवरी में आप बात करो कि हम पूरा आज़ादी हासिल कर लेंगे, तो भाई उसके लिए कोई आपने कोई स्ट्रक्चर, कोई प्लानिंग कुछ भी डिसाइड नहीं की थी, इसलिए लोगों को उसमें कोई इतना विश्वास नहीं हुआ और लोग इकट्ठे नहीं हुए। अब है कि भाई ये चीज़ यहीं नहीं कंप्लीट होती है, तो गांधी जी ने इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया उनके दिमाग में आया, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च से रिलेटेड भाई क्यों सॉल्ट को ही उन्होंने एज अ पावरफुल वेपन यूज़ किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, नमक ही क्यों? तो सॉल्ट इसलिए कि सॉल्ट इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरीवन, यानी गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सभी की ज़रूरत है। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसके ऊपर एक टैक्स इम्पोज कर दिया था, जबकि गांधी जी का ये कहना था कि भाई नमक तो बनता है समुद्र के पानी से, और जो समुद्र है वो एक नेचुरल चीज़ है और उसके ऊपर सभी का हक है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। तो इस सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करने से पहले गांधी जी गेव देयर 11 डिमांड्स टू द ब्रिटिशर्स, लेकिन उनकी इन सभी डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर दिया गया। और इन डिमांड्स में ज़्यादातर कुछ थी ऑर्डिनरी पीपल से रिलेटेड और कुछ डिमांड्स थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए। और इन डिमांड्स के थ्रू वो सोसाइटी की जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो लोअर हों चाहे अपर क्लास हों, उन सभी को इंक्लूड करना चाहते थे इस मूवमेंट में। तो इसके लिए उन्होंने अपना मार्च स्टार्ट किया। जब उनकी सारी डिमांड्स रिफ्यूज़ हो गई तो उन्होंने मार्च स्टार्ट किया, उनके कुछ फॉलोअर्स उनके साथ चले और करीब 240 किलोमीटर्स की दूरी उन्होंने तय करते हुए साबरमती से ये मार्च स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था दांडी पर। दांडी कोस्टल एरिया है गुजरात में, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हुआ और इसके पास पहुंचकर उन्होंने समुद्र से पानी निकाला, उसको बॉईल किया और नमक बनाकर इस टैक्स को उन्होंने तोड़ दिया। तो पीसफुली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ये जो भी डिमांड्स रखी या जो भी मूवमेंट किया वो बहुत पीसफुली किया, कहीं पर भी कहीं पर भी उन्होंने वायलेंस को शामिल नहीं किया था। और ये मूवमेंट ऐसा था जिसमें वुमेन्स वर पार्टिसिपेटेड वेरी लार्जली। इस मूवमेंट में औरतों ने बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया था। तो जब यहाँ पर ये नमक कानून तोड़ा गया तो बाकी एरियाज़ में भी
इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई। जो भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी उनको उनके ऊपर अटैक होने लगा। बाकी जगह जो जैसे चौकीदारी टैक्स लगे हुए थे उनको भी तोड़ा जाने लगा, और इस तरह के इंसिडेंट्स जगह जगह पर हो रहे थे। कई जगह पर जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थी उन पर हमले होने लगे, और इन सारी चीज़ों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो लिया कि भाई उन्होंने डिफरेंट जो अलग अलग पावरफुल लीडर्स थे विद इन कांग्रेस उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। In April 1930, British government arrest Khan Abdul Ghaffar Khan, who is the follower of गांधी जी। यानी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो बहुत बड़े फॉलोअर थे, एक तरीके से उनको डिसिपल बोला जाता है गांधी जी का, यानी उनके शिष्य के रूप में इनका नाम माना जाता था, और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो लोग भड़क गए और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया पुलिस स्टेशंस पर, उनकी गाड़ियों पर। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, और उसके कुछ टाइम बाद ही जब गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो जितने भी सिंबल्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड उन सभी के ऊपर अटैक किया गया। और इसके लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किसको अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे बच्चे थे, बूढ़े थे, लेडीज़ थी, सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और ये सारी जब वायलेंस क्रिएट होने लगी इस मूवमेंट के अंदर, गांधी जी ने फिर से अपने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, यानी रोक दिया। बाद में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इरविन एंड गांधी जी कि भाई इरविन ने कन्विंस किया गांधी जी को कि आप सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करो, और गांधी जी ने इसमें अपनी डिमांड रखी कि भाई उनको रिलीज़ करना पड़ेगा जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। तो ऑन 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय साइंड अ pact with Gandhi ji. In December 1931, Gandhi ji went to London for second round table conference but returned disappointed. He relaunched the civil disobedience movement, but by 1934 it lost its momentum. यानी कि गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट किया, लंदन गए, लेकिन वहाँ पर भी वो बीच में ही लौट आए क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे उन सारी चीज़ों से। और जब वापस लौटे तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ा नहीं गया था, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल अनाउंस कर दिया था, और जहाँ भी कोई भी एक्टिविटीज़ कांग्रेस के थ्रू होती थी तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। अब आपके एग्ज़ाम्स में कई बार दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट वाज द मेन डिफरेंस, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई उसमें भी यही सारी चीज़ें हुई थी, बाइकआउट कर रहे थे, लॉज ब्रेक हो रहे थे, तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन दोनों में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर हम नॉन कॉपरेशन की बात करें तो उसमें द पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज। कई जगहों पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ दिए थे, और जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिस करनी छोड़ दी थी। बट इन सिविल डिसोबीडियंस पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस के अंदर लोगों को जो भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको तोड़ने के लिए कहा गया था, और नॉन कॉपरेशन में लॉज तोड़े नहीं गए थे। द कंट्रीमैन ब्रोक द सॉल्ट लॉ, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes, village officials resigned from their jobs, forest people violated forest rules and laws। यानी कि
कोई भी जो कानून बना रखा है, चाहे फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, चौकीदारी टैक्स हो, रेवेन्यूज़ हों, वो सारी चीज़ें इंडियंस ने रिफ्यूज़ कर दी थी इस टाइम पर देने से। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों मूवमेंट्स के बीच में। नाउ द क्वेश्चन इज which different social groups participated in civil disobedience movement and what were the main reason behind the participation of those groups। कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन से अलग अलग ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें भी सेम नॉन कॉपरेशन की तरह ही अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे। आपको उन ग्रुप्स का नाम ध्यान रखना है और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को ध्यान में रखना है, तो आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जो भी जिन जिन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया है उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट वाज रिच पीजेंट्री ग्रुप एंड दे वर द पाटीदास एंड जाट्स ऑफ गुजरात एंड यूपी एंड देयर डिमांड्स वर रिडक्शन इन रेवेन्यूज एंड पार्टिसिपेटेड इन द बायकॉट प्रोग्राम। वो चाहते थे कि जो भी इस टाइम पर उनकी प्रॉब्लम जो फसलें ख़राब हो गई थी पूरी की पूरी, उसकी वजह से वो रेवेन्यूज़ वगैरह नहीं दे सकते थे। जो भी रेवेन्यूज़ लिए जा रहे हैं उसमें कुछ कमी की जाए। कमर्शियल फार्मिंग करते थे, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और इसलिए वो लोग इस बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। नेक्स्ट ग्रुप वॉज पुअर पीजेंट्री ग्रुप, यानी कि जो गरीब किसान थे उनकी प्रॉब्लम थी they wanted to unpaid rent to be remitted, joined radical movement led by the socialist and communist। उनकी ये प्रॉब्लम थी कि भाई जो भी उनके ऊपर जो किराया वगैरह पेंडिंग है, यानी दूसरों के खेतों पर जो काम करते थे रेंट पर, वो ख़त्म कर दिया जाए, वो उनसे ना लिया जाए, और इस वजह से वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। नेक्स्ट वॉज बिजनेस क्लास ग्रुप। जो उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया था। द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स लाइक पुरुषोत्तम दास, जी.डी. बिरला फॉर्म्ड FICCI। दिस वाज अ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलिस्ट। इसकी फुल फॉर्म आपकी बुक में दी गई है। वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो एंड रिफ्यूज टू सेल इम्पोर्टेड गुड्स। जो बिजनेस क्लास ग्रुप थे वो थे ज़्यादा बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे पुरुषोत्तम दास हो गए, जी.डी. बिरला हो गए। उन्होंने एक फेडरेशन बनाई फिक्की और इसके थ्रू चाहते थे कि जो भी इंपोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं फॉरेन गुड्स से, यानी विदेशों से जो भी सामान आ रहा है उनसे उनको प्रोटेक्शन मिले, वो सामान इंडिया के अंदर ना मंगाए जाएं, जिसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा सेल हों। और दूसरी तरफ वो जो एक्सचेंज रेशो था स्टर्लिंग और रुपी के बीच में, उसको भी वो मैनेज करवाना चाहते थे और उन्होंने जितने भी विदेशी सामान थे, इंपोर्टेड गुड्स थे, उनको इंडिया में सेल करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट वाज वर्किंग क्लास ग्रुप, यानी जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनके क्या मेन थे। वर्कर्स के ज़्यादातर आप हमेशा ध्यान रखना कि उनके जो इश्यूज़ होंगे वो होंगे वेजेस से रिलेटेड। तो नागपुर वर्कर्स अडॉप्टेड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। एंड नेक्स्ट वुमेन्स participated in the protest marches, manufacturing of salt and boycotted foreign goods। जो औरतों ने इस आंदोलन में जो प्रोटेस्ट वगैरह किया था, वो सभी मार्च जो निकले उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। सॉल्ट मार्च जो हुआ उसमें, और जो फॉरेन गुड्स वगैरह थे उनको भी उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया था। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि भाई बाद में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया और इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी इतनी सॉल्व नहीं हो पाई थी। वो इसीलिए क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि जो एक ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो आज़ादी के लिए था, इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं था। तो इसी वजह से बार बार लोग निराश हुए और उन्होंने बाद में इतना एंथुजियाज्म नहीं दिखाया इन सब चीज़ों में वापस से पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो ये क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर 5 मार्क्स में आते हैं, दोनों ही, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डिटेल में इनका पूछा जाता है कई बार कि भाई किस तरीके से लोगों ने अलग अलग इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूड थे। नाउ मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्या उस पर सीमाएं क्या थी उसकी। तो मेन जो इसमें प्रॉब्लम थी वो थी दलित्स और मुस्लिम्स की। अब कोई भी, मानो इंडिया के अंदर कोई भी मूवमेंट अगर स्टार्ट करना है तो उसके अंदर सभी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी था, लेकिन दलित्स लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि भाई जो हरिजन्स हैं, हरिजन्स का जो नाम दलित्स को दिया था वो गांधी जी ने ही दिया था, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, जगह जगह गए, जो गंदगी वगैरह थी, टॉयलेट्स वगैरह थे, वो उन्होंने खुद साफ़ किए, लेकिन जो दलित्स थे वो इन सब चीज़ों से कन्विंस नहीं हो पाए। दलित्स का ये कहना था कि भाई हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस चाहिए हैं अपनी कंडीशंस को सही करने के लिए, और इस चीज़ के लिए उन्होंने रिजर्वेशंस की डिमांड रखी थी इन एजुकेशन और जॉब्स। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लीडर थे दलित्स के, दे फॉर्म्ड एन एसोसिएशन इन 1930 कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। उन्होंने दलित्स के डिमांड्स को आगे रखने के लिए एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और उन्होंने डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। और इस चीज़ की डिमांड रखते ही गांधी जी के सामने जब उन्होंने डिमांड रखी तो इसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। गांधी जी जो थे वो अनशन पर बैठ गए, कई दिनों तक उनका अनशन चलता रहा, लेकिन बाद में दोनों ही के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, दैट वाज कॉल्ड पूना पैक्ट ऑफ 1932। यानी कि एक समझौता हुआ और दोनों ने ही अपनी अपनी कुछ बातें सामने रखी और दोनों उस पर कन्विंस हुए। क्योंकि कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, बट महात्मा गांधी बिलीव दैट स्वराज वुड नॉट कम even after 100 years if untouchability was not eliminated। जो कांग्रेस मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे इनकी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करना, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई जो अपर क्लास है हिंदूज़ के अंदर, सनातीज या स्वर्ण हिंदू जो हैं, वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी का ये विश्वास था कि स्वराज कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे कितने साल बीत जाएं, जब तक हम अनटचेबल्स को या दूसरे जो लोग हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसी के लिए उन्होंने उनको हरिजन का नाम दिया और उनके लिए काम किया। बट मैनी दलित लीडर्स डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इसी के लिए फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ, जिसमें अंबेडकर जी ने ये बात रखी कि भाई उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, तो गांधी जी ने उनकी बात को मान लिया। लेकिन गांधी जी ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज दे देंगे, लेकिन जो इलेक्शंस होंगे या जो वोटिंग करेंगे वो सभी लोग करेंगे, उसमें सिर्फ दलित्स लोग ही वोटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में ये एक पैक्ट हुआ। अब इसी तरह की कुछ डिमांड्स थी मुस्लिम्स की। मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में बनी थी, दे वर ऑल्सो डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और उन्होंने भी सेपरेट एरियाज़ की डिमांड रख दी, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा थी, जैसे पंजाब था, वेस्ट बंगाल था, इन एरियाज़ में मुस्लिम ज़्यादा थे। और इन्हीं एरियाज़ को जिन्ना ने कहा कि भाई हमें प्रोवाइड करवा दो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रूप में, ताकि हम लोगों की यहाँ पर गवर्नमेंट बने। क्योंकि मुस्लिम्स को ये डर था कि पॉपुलेशन इंडिया के अंदर इंडियंस की ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी खो ना दे, इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी।
और इन सब की वजह से इंडियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे या जो डिफरेंसेस आए थे वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। आई होप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेरीज़ हैं वो आपकी फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें सॉल्व कर दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।